हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। क्लास 12 का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपका मुश्किल से 30 to 40 1 घंटा मैक्सिमम लेगा, लेकिन आपके 5 मार्क्स सिक्योर कर देगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे छोटी सी स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक बेरोजगार, एक नल्ले आदमी की। राहुल गांधी के भाषा में बोलो तो बेरोजगार। ठीक है, एक ऐसे बेरोजगार आदमी की उसके फादर ने दिया बेटा 50,000 रुपए, बोला जाओ कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, 50,000 में होता है कोई नहीं। पिताजी ने दे दिया पैसे और बोला कि चलो फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो फर्नीचर का बिजनेस, वो चेयर और टेबल्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, चेयर और टेबल्स का। अच्छा, उसके फादर ने एक और काम किया, बोला चलो कहीं तो स्टार्ट करोगे, एक छोटी सी जगह दे दी जिसमें वो स्टोरेज कर सकता है, स्टोरेज कह सकते हो। यहाँ पर वो कुछ 60 आइटम्स का स्टोरेज कर सकता है, 60 पीसेस, समझ रहे हो। वो चाहे चेयर रखे, टेबल रखे, 60 पीस ही रख सकता है। ठीक है, कंडीशंस क्या है, फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करना है, 50,000 रुपए है, 60 पीस वो स्टोर कर सकता है। चेयर और टेबल स्पेसिफिक वो बिजनेस करना चाहता है जिसमें चेयर और टेबल में अगर इनकी एमआरपी, मार्केट कॉस्ट देखो परचेजिंग के लिए, तो जो इसको कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 500 रुपीज की। 500 रुपीज में एक चेयर आ रही है, टेबल आ रही है बेटा 2500 की एक टेबल। ठीक है, और बेचने के बाद इसको जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पर आइटम, चेयर या टेबल, चेयर में इसको प्रॉफिट कितना होता है, टेबल में इसको प्रॉफिट कितना होता है, यहां पर इसको प्रॉफिट हो गया 250 रुपीज का और यहां पर 75 रुपीज का। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये स्टोरी आपको इतनी समझ आ गई। 50,000 उसके पास है, 60 पीसेस स्टोर कर सकता है। चेयर की कॉस्ट है 500 रुपए पर चेयर, बेचने पे उसको प्रॉफिट होगा 75 रुपीज का। टेबल की कॉस्ट है 2500 और पर टेबल उसको प्रॉफिट होगा 250 रुपीज का। अब वो किस चीज का बिजनेस करे, चेयर का या टेबल का या दोनों ही आइटम का, ये उसके पास स्वतंत्रता है। ठीक है, कुछ भी कर सकता है, या दोनों आइटम कर सकता है या एक आइटम कर सकता है। बीइंग अ बिजनेसमैन, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किस चीज का बिजनेस करें जिससे हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, क्या हो, ज्यादा से ज्यादा वो अर्न कर पाए। हर बिजनेसमैन का यही फंडा होता है। तो आइए देखते हैं, अगर वो सिर्फ चेयर का बिजनेस करता है तो उसको कितना मिलता है। तो देखिए, नंबर ऑफ पीसेस अगर वो 500 के हिसाब से 50,000 रुपए का चेयर परचेज करेगा तो कितने कर सकता है, 100 चेयर, कितने 100 चेयर परचेज कर सकता है अगर आप 50,000 को 500 से डिवाइड कर दें तो। बट तो क्या वो 100 चेयर परचेज करेगा? क्वेश्चन इज नो। व्हाई नो? बिकॉज उसके पास जो जगह है स्टोरेज की वो सिर्फ 60 पीसेस है, तो मात्र 60 पीस ही परचेज करेगा। इसका मतलब है अगर मैं 60 इंटू में पर चेयर की प्रॉफिट है 75 करूं तो उसको जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 4500। कितना आएगा, 4500। अगर वो सिर्फ चेयर और चेयर का बिजनेस करता है बेटा, तो उसको जो प्रॉफिट आने वाला है वो 4500 आएगा। बात समझ रहे हो। चलो, अगर वो टेबल का बिजनेस करता है तो 50,000 को 2500 से डिवाइड किया, आया कितना, 20। कितने टेबल परचेज कर पाएगा 50,000 रुपए की, 20 टेबल। और 20 टेबल में एक टेबल का जो प्रॉफिट है 250 रुपीज है, तो अगर वो करता है तो इसको मिलेगा
5,000 रुपए। यहां से तो क्लियरली विजिबल है कि अगर वो टेबल का बिजनेस करता है तो उसको कितना मिल रहा है 5,000। चेयर का बिजनेस करता है तो कितना मिल रहा है 4,500। परंतु यहां पर एक चीज अगर आप नोटिस करें, जब वो चेयर का बिजनेस कर रहा है तो केवल और केवल 60 आइटम परचेज कर रहा है, 60 चेयर परचेज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके पास फंड बच रहा है, अमाउंट बच रहा है, वो रखा हुआ है आइडल अमाउंट। और आपको पता है एक बिजनेसमैन के लिए अगर वो पैसा कहीं इन्वेस्टेड नहीं है, वो पैसा डिप्रिसिएट हो रहा है विद द टाइम। समझ रहे हो आप? ऐसा समझ सकते हो कि जो 100 रुपए की कीमत आज है, वो साल भर बाद 100 रुपए की कीमत शायद 90 रुपए हो जाए इन्फ्लेशन की वजह से। समझ रहे हो? तो अगर घर में पैसा रखा हुआ है, वो भी एक लॉस है बिजनेस में। बात समझ आई? तो यहां पर जो रिसोर्स है उसका वो फुली यूटिलाइज नहीं है। एक चीज समझना है कि बीइंग अ बिजनेसमैन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, क्या वो ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर रिसोर्सेस बिना यूज के रखे हैं तो आपके ये लॉस है। तो इस केस में वो फंड बिना यूज के रखा हुआ है, ठीक है। एक चीज यहां पर जो इसका नेगेटिव पॉइंट, टेबल में उसके पास स्टोरेज का स्पेस कितना है 60 पीसेस का। वो कितने पीस स्टोर कर रहा है 20 पीस। अब आप समझिए अगर आपके पास 4 रूम है और केवल किसी एक या 2 रूम का ही यूज हो रहा है, बाकी 2 रूम ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आपका लॉस है या नहीं है? उसकी कॉस्टिंग तो जा रही है ना आपकी। तो इसलिए यहां पर जो आपको लॉस हो रहा है वो स्टोरेज का लॉस हो रहा है, क्योंकि स्टोरेज नॉर्मल तरीके से आप समझिए कि 4 आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक 4 रूम का जगह लिया, लेकिन आपका काम सिर्फ 1 या 2 रूम में चल रहा है, तो 2 रूम का जो एक्स्ट्रा आप पैसा दे रहे हो वो आपके लिए लॉस है या नहीं है? ठीक है, भले ही उसके पिताजी ने दिया हो वो स्टोरेज की जगह, लेकिन लॉस तो है। तो यहां पर हमें कुछ ऐसा सोचना होगा, यानी इस बिजनेसमैन को ऐसा सोचना होगा कि क्या ऐसा कॉम्बिनेशन ले चेयर और टेबल का जिसमें फुली फंड भी यूटिलाइज्ड हो, फुली स्टोरेज भी यूटिलाइज्ड हो और प्रॉफिट मैक्सिमम आए। ठीक है, इसी चीज को करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता था। अब आप कॉम्बिनेशन लगाएं, क्या लगाएंगे? तो ये हम ऐसे ही कॉम्बिनेशन लगाने की बजाय हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच अप्लाई करेंगे, जिस अप्रोच का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखो, बिजनेस में 2 तरह की चीजें आएंगी और लीनियर प्रोग्रामिंग में हम 2 तरह की चीजें करेंगे। अगर आप सेल्स में हो या कोई चीज बेच रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पर आपका ऑब्जेक्टिव होता है अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। बट अगर आप कोई चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, मान लो कोई फैक्ट्री है, तो वहां का जो मैनेजर होगा उसका एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वहां की कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाए। समझ रहे हो? कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाए, ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो बिजनेस में ऑब्जेक्टिव अगर प्रोडक्शन में हो तो आपका काम होगा कि कैसे हम कॉस्ट को मिनिमाइज करें, और जब सेल्स करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे हम अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। तो इस पूरे चैप्टर में हम 2 ऑब्जेक्टिव पर ही बात करेंगे। वो ऑब्जेक्टिव हैं कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो 2 ही चीज पढ़ेंगे, या तो मैक्सिमाइजेशन पढ़ेंगे या मिनिमाइजेशन पढ़ेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमाइज की, प्रॉफिट मैक्सिमाइज की। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे। देखिए, सबसे यहां पर चेयर, मान लेते हैं कि हमने x नंबर ऑफ चेयर परचेज किया। अब हमें नहीं पता ना, हमने आपको बताया कि हमें नहीं पता कि हम कितने चेयर लें, रैंडम और कुछ टेबल्स लें जिससे हमारा पूरा फंड भी यूटिलाइज्ड हो जाए और जो स्टोरेज है वो भी यूटिलाइज्ड हो जाए। टेबल हम ले लेते हैं बाई नंबर। बात समझ आई? तो आपका जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहां पर हम z से डिनोट करते हैं। किससे? z से। ठीक है,
चाहे वो मिनिमाइज का हो या मैक्सिमाइज का हो, उसे हम किससे डिनोट करेंगे, जेड से। यहां लिख लीजिए जेड, और यहां पर जेड क्या है आपका, मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज है, ठीक। तो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, समझिए हमें नहीं पता, लेकिन हमें प्रॉफिट एक चेयर से 75 रुपीज मिल रहा है। एक चेयर से कितना मिल रहा है, 75 रुपीज। तो एक्स चेयर से कितना मिलेगा, 75x, करेक्ट है। प्लस एक टेबल से प्रॉफिट आता है 250 रुपीज, तो बाई टेबल से कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 250 बाई। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव हो गया बेटा, ठीक है। अब आगे चलें, अगला आता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या है कि आपके पास रिसोर्सेस का लिमिटेशंस क्या है। जब भी किसी बिजनेस में जाते हो, ऑब्वियसली आपके पास कुछ रिसोर्सेस के लिमिटेशंस होंगे, कुछ लिमिटेशंस होंगे। वो लिमिटेशंस क्या है, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो हो गया आपका सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। तो हम सब्जेक्ट टू लिख देते हैं। वो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, वो लिमिटेशंस क्या हैं। तो पहली लिमिटेशंस तो स्टोरेज की है बेटा, किसकी, स्टोरेज की, कि आप चेयर परचेज करें या टेबल परचेज करें, 60 पीसेस से ज्यादा नहीं परचेज कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ चेयर्स प्लस नंबर ऑफ टेबल शुड लेस देन आर इक्वल टू 60। ये पहला इक्वेशन हो गया। बात समझ आई कि नहीं, यानी चेयर और टेबल दोनों मिला के 60 पीसेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, पहला लिमिटेशन। दूसरा फंड का लिमिटेशन है कि आपका जो फंड है, आपका जो फंड है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50,000 से। तो अगर आप चेयर परचेज करते हो, एक चेयर आती है कितने की, 500 रुपए की, तो एक्स चेयर कितने की आएगी, 500x, प्लस एक टेबल आती है 2500 की, तो बाई टेबल कितने की आएगी, 2500 बाई। और इन दोनों की जो कॉस्टिंग है, ये कॉस्ट 50,000 से इंक्रीज नहीं हो सकती। 50,000 से कम करोगे तो चलेगा, बट 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू कितना, 50,000। आई होप इसको अभी इक्वेशन मत दो, एक काम करते हैं, इसको 500 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन तो बन गया, इसको डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 500 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, x 5 5 जा 25, 5 बाई लेस देन आर इज इक्वल टू कितना, 100, ठीक है। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। आई होप यहां तक क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गए सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, दो इक्वेशंस बन गए। जरूरी नहीं कि दो ही इक्वेशन बने, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं इक्वेशंस, ठीक है। 3 इक्वेशंस 4 इक्वेशंस भी सॉल्व करोगे, हो सकता है कई में एक ही इक्वेशन बने, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर दूसरी चीज आप लिखोगे यहां पर कि x is greater than r is equal to 0 and y is greater than r is equal to 0। x और y ये नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स हैं। नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ बेटा, कि देखो इस बिजनेस में या तो चेयर आप परचेज करोगे या तो नहीं करोगे। नेगेटिव में चेयर परचेज करने का कोई सवाल नहीं होता है ना, वही चीज है बाई के साथ। तो ये दोनों ही वैल्यू 0 या 0 से बड़े आएंगे, या तो परचेज करोगे या तो नहीं करोगे, माइनस में थोड़ी करोगे। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और एक सिंपलेक्स मेथड होगा, जो आप शायद ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ोगे, बट अभी आप ग्राफिकल मेथड से पढ़ें जो अभी हम करा रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूं और ग्राफ बनाता हूं, ठीक है।
तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x plus y is equal to 60 and x plus 5y is equal to 100। पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 पहला, इसमें सिर्फ दो वैल्यूज हम देखेंगे, ठीक है। एक बार x को 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, और एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, ठीक है। ऐसे ही हम इस इक्वेशन के लिए कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पर भी दो ही वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमने 0 पुट कर लिया, तो जब x 0 हो गया, ठीक है, तो 5 उधर जाएगा तो कितना आ गया 20, ठीक है। और जब y हमारा 0 हो गया तो x कितना आ गया 100 आ गया। आई होप क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इनइक्वालिटीज हटा देंगे, इक्वल टू में हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अब हमारा अगला प्रोसेस होगा क्या, ग्राफ बनाना, ठीक है। पहले हमने इनकी वैल्यू निकाली है, ठीक है, इनकी हमने वैल्यू निकाल ली, अब हम ड्रॉ करेंगे बेटा ग्राफ, ठीक है। इस इक्वेशन को साइड में लिख देना, ठीक है। एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखो फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो ऐसे बनेगा, क्लियर। ये आपका हो गया बेटा एक्स एक्सिस, ये बन गया एक्स डैश, ये बन गया आपका वाई एक्सिस, और ये बन गया आपका वाई डैश, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0। अब इनको हम 10 का ले लेंगे, तो 100 तक जाना है, 100 में बाई है, x 100 है, राइट। तो ये हो गया 10, 20, 30, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, ठीक है। ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे, ठीक है। यहाँ स्केल लिख देना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स ऑन x एंड y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, थोड़ा फ्रेम से बाहर चला गया, तो यहाँ पर इस साइड लिख दीजिए स्केल, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स एक्स वाई एक्सिस दोनों में, एक्स वाई एक्सिस दोनों में, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं बेटा। तो देखिए पहला x इज इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। तो 0 और y की वैल्यू कितनी है 60, तो x हो गया 0 और y हो गया 60, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को आप नाम दे दो 0,60, ठीक है, क्लियर। दूसरा 60,0, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, तो ये हो गया आपका 60,0, 60,0, ठीक है। और इससे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर। तो एक लाइन ड्रॉ हो गया, इस लाइन के ऊपर हम नाम भी लिख देंगे इस इक्वेशन का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60।
ये नाम लिखना इसलिए भी जरूरी है कि कई बार क्या होता है, एक ही ग्राफ में 2 या 3 इक्वेशंस या 4 इक्वेशंस हो जाते हैं। ग्राफ लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी लाइन कौन से इक्वेशंस की थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस लाइन के ऊपर उस इक्वेशन का नाम जरूर मेंशन करें, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 0 पे कितना है 20, तो x 0 है बेटा, x 0 है और y 20 है। एक तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, तो इसको लिख दीजिए 0, 20, ठीक है। और दूसरा कितना है x 100 और y कितना है 0, तो x 100 मतलब ये वाला पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये वाला पॉइंट है कितना 100, 0, ठीक है। तो ये जो लाइन आपकी ड्रॉ होगी कुछ इस तरह से, थोड़ा सा फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा तिरछी लाइन हो सकती है, ठीक है। ओके, सो इस इक्वेशन के ऊपर भी नाम लिख देते हैं। ये कौन सा इक्वेशन है, x + 5y = 100, ठीक है। आई होप इतना सबको क्लियर होगा बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं। सिंपल सा है, पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये निकल जाएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये निकल जाएगा। ग्राफ में प्लॉट करके और लाइन ड्रॉ करना है, कुछ नहीं है ना, सीधी सीधी बातें हैं। आगे का स्टेप चलते हैं, तो अब हम एक चीज लिखेंगे यहाँ पर, जो अगले स्टेप में वो हम करेंगे पुट x = y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या काम करेंगे, पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में दोनों में ही x और y की वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो जब हमने रखा 0, तो 0 + 0 ≤ 60, दैट मीन्स कितना आया 0 ≤ 60। मतलब ये बताओ, ये ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? भाई ट्रू है। क्यों ट्रू है? 0 तो 60 से छोटा ही होता है ना, तो ठीक है ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, 0 + 0 तो 0 आ गया, है ना, सीधा लिख देता हूँ 0 ≤ 100। ऑब्वियसली 0 100 से छोटा होगा, मतलब ये भी ट्रू है। अब सुनिए, जब भी बेटा आपको मिले ट्रू, क्या मिले ट्रू, सच, ठीक है, ट्रुथ मिलता है, तो ट्रुथ में आपको जो करना है, यहां पर जो शेडेड रीजन होंगे, ये लाइन भी ट्रुथ है, इसमें भी ट्रुथ मिला है, तो जो आप इसका शेडेड रीजन बनाओगे वो टुवर्ड्स ओरिजिन होंगे, इस तरह से, ठीक है। क्लियर है? क्लियर। और इसमें भी शेडेड रीजन कहां आएगा, नीचे ही आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, इस वाले के लिए भी, ठीक है। तो देखिए, जब भी आता है ट्रू, ध्यान दीजिएगा, जब भी आता है, जैसे दोनों केसेस है ट्रू हैं, तो जब भी आएगा ट्रू, तो ट्रू के केस में हमारा जो शेडेड रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। कहां होगा? ओरिजिन के साइड में होगा। ये भी देखो कहां बनेगा, ओरिजिन के साइड में बनेगा, ठीक है। और इन केस अगर स्टेटमेंट आ जाता फॉल्स, स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स, तो जो आपका शेडेड रीजन था वो बियॉन्ड ओरिजिन बनता, यानी कि हम ऊपर की साइड में शेड कर रहे होते, इसको ऊपर की साइड में शेड कर रहे होते, समझना। अगर मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे लाइन पास हो रही है, तो टुवर्ड्स सेंटर तो यही होगा ना। ध्यान दीजिए, अगर कह रहा है कि फॉल्स है, तो सेंटर के अपोजिट उसका आप रीजन सेट करोगे, ये चीज समझना है आपको। तो इसलिए सबसे आसान है कि किसी लाइन का शेडिंग पार्ट किधर बनेगा, उसको समझने के लिए आपको क्या समझना है कि ट्रू आया है या फॉल्स। ट्रू आया है तो शेडेड रीजन आप टुवर्ड्स ओरिजिन करोगे, और फॉल्स आएगा तो शेडेड रीजन आपका बियॉन्ड ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें हमें यह देखना है कि दोनों लाइन में जो कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन कौन सा है। तो देखिए, इस लाइन का, ये लाइन कहां भेज रही है, ये लाइन नीचे की तरफ शेड बना रहा है, ये लाइन भी नीचे की तरफ शेड बना रहा है,
तो अगर आप इस रीजन को देखें, ये जो रीजन दिया है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये रीजन जिसको हमने रेड से ऐसे मार्क किया, ये वो रीजन है जिसमें इस लाइन का भी शेडेड पार्ट आया है और इस लाइन का भी शेडेड पार्ट आया। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये रीजन है, ये वाला, ये आपका कॉमन फिजिबल रीजन है, ये वाला। इसको आप अब हटा भी सकते हो, आपको जो जरूरत है जिसकी, वो आपका रीजन क्या है। अगर आपके पास स्केल रबर हो, इरेजर हो, तो आप उसको हटा दो, आपका जो मेन रीजन है आप उसको बस रख सकते हो, इधर का पार्ट आपका हट जाएगा, यानी शेडेड पार्ट हटा दो। इतने पार्ट को ये कहलाता है आपका कॉमन फिजिबल रीजन, कॉमन फिजिबल रीजन। इसी पर आपका आंसर लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये, इसको आप O नाम दे दीजिए, A नाम दे दीजिए, ये B पॉइंट हो गया और ये C पॉइंट हो गया। C पॉइंट कितना है 0,20, 60, A कितना है 60,0। तो B पॉइंट आपको नहीं मिला। देखो चारों कॉर्नर पॉइंट्स में आपको 0 मिला है, A मिला है, B मिला है, C मिला है, सॉरी B नहीं मिला हुआ है, C, A और 0 है, O है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए देखिए, जब आप ये ग्राफ कहां ड्रॉ करोगे, ग्राफ में, ग्राफ पेपर में, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब चूंकि मैंने यहां पर ड्रॉ किया है तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन से पॉइंट पे कर रही हैं, हम अप्रोक्स ले सकते हैं, बट अप्रोक्स में कई बार गलत भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ये बी पॉइंट को सॉल्व कर लूंगा, किससे, इन दोनों इक्वेशन से। ये दोनों इक्वेशन, इन्हीं दोनों इक्वेशन की जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर कभी भी उस इंटरसेक्शन पॉइंट का पॉइंट निकालना है तो आप देखो जो दोनों इक्वेशन हैं, जो दोनों लाइन हैं, उन लाइन का जो इक्वेशन है अगर आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। कोई भी कर्व की लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ये चीज समझ लीजिए यहां पर भी और आगे के लिए भी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उन दोनों कर्व के इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना है, x प्लस बाई इज इक्वल टू 60 और दूसरा कितना है x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 100। अगर आप एलिमिनेट कर दें, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये एलिमिनेट हो गया, बाई माइनस 5 बाई तो माइनस 4 बाई इज इक्वल टू माइनस 40, 60 माइनस 100, राइट, माइनस माइनस प्लस, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। बाई की वैल्यू उठा के पहले में रख दीजिए, तो बाई यहाँ 10 हो गया, 10 उधर जाएगा, 10 उधर गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया 50। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स मिले बेटा वो कितने मिले, x यानी कि 50, 10। अब आपको ये 4 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, इन्हीं 4 कोऑर्डिनेट्स में आपका आंसर लाई करेगा। उसको हम एक मेथड से सॉल्व करेंगे जिस मेथड का नाम है कॉर्नर मेथड। हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास क्या है, तो देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास एक तो O है, O के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0, फिर A है, A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 60,0, B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए कितने 50, 10 और C है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0,20। आई होप क्लियर होगा इतना। अब देखिए ये हो गया, यहां पर आप लिखेंगे z, तो z कितना है आपका, ये 75x प्लस 250 बाई, वैल्यू रखिए, तो z की वैल्यू x0 बाई 0 तो 0 आ गया। यहां पर रिजल्ट लिख देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 60 है तो z कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 75 इंटू 60 बाई 0 हो गया, तो ये कितना आ गया 4500, ये 0 आ गया, ये आ गया 4500। दूसरा, अगर x की वैल्यू आपने 50 रखा तो z इज इक्वल टू
5 5 जा 0, 5 5 जा 25, 35, 237, ठीक है, और प्लस 10 250 2500, तो ये आ गया 6250। और जेड की वैल्यू एक यहाँ से निकालो, एक्स 0 है और बाई कितना है 20, तो 20 इंटू 25 हो गया 5000, तो सीधा लिख देता हूँ 5000, वैल्यू कितनी आ गई 5000। तो आप ये देख सकते हो जो कॉर्नर पॉइंट्स अभी आपने सॉल्व किया है, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है ये, तो ये है आपका मैक्सिमा यानी कि जेड, समझ रहे हो। तो आपका जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट आया जेड, वो कितना आया, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 6250 एट किस पॉइंट पे, पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कहाँ 50, 0 50, 10 सॉरी, इसका मतलब है एक्स आपने किसको लिया था, एक्स आपने चेयर को लिया था, और बाई किसको लिया था, टेबल को लिया था। तो अगर हम बात करें यहाँ पर चेयर कितनी परचेज करनी है 50 और टेबल कितनी परचेज करनी है 10, तो अगर आप 50 चेयर परचेज करते हो, कितना 50 चेयर्स एंड 10 टेबल्स, देन आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। बात समझ आई। तो ये पूरा क्वेश्चन उस कहानी से रिलेटेड था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको एक दो प्रॉब्लम और कराएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। आई होप यहाँ पर कुछ खास नहीं था, मैंने एक बार फटाफट 2 मिनट रिवीजन कर रहा हूँ। ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे, एक बार एक्स 0 रखो, एक बार वाई 0 रखो, वैल्यू आ गई, ग्राफ में प्लॉट किया, एक्स बाई इक्वल टू 0 रखेंगे, देखेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू आता है या फॉल्स। ट्रू आएगा तो जो शेडेड रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन 0 0 की साइड में होगा, ठीक है, और अगर फॉल्स आता है तो बियॉन्ड ओरिजिन होगा। ये ट्रू आया था तो शेडेड रीजन ये बन गया। दोनों लाइन के शेडेड रीजन, 2 लाइन हो या 3 लाइन हो, उन लाइंस का कॉमन कौन सा रीजन है जहां पर दोनों के पार्ट्स रीजन आपस में मिल रहे हैं, वो रीजन ये था, उसको हम बोलते हैं कॉमन फिजिबल रीजन। उसके हम कॉर्नर पॉइंट्स ले लिए, कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू हमने कहाँ रखा, मैक्सिमाइज वाले टेबल पे, इक्वेशन पे, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। पहले इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया है मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x + 5, सब्जेक्ट टू दिया हुआ है ये दो इक्वेशंस, ठीक है। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ये आपका सेकंड दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इसका x + 3y इज इक्वल टू 3 एंड x + y इज इक्वल टू 2। इनइक्वलिटीज हटा के हम इक्वलिटीज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहला इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 3y इज इक्वल टू 3, ये वाला। इस पे वही x की वैल्यू 0 पुट किया तो बाई 3 उधर जाएगा तो बाई 1 आ गया, बाई की वैल्यू आपने 0 पुट किया तो x कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है, ये एक हो गया। इसको कर लीजिए तो कितना है x + y, यहाँ पर x बाई, इस पे x की वैल्यू आपने 0 पुट किया तो बाई कितना 2, और बाई की वैल्यू आपने 0 पुट किया तो x कितना 2, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। बाई एक्सिस बाई नेगेटिव, एक्स एक्सिस एक्स नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर तो 0.123 ले लेते हैं स्केल
1 ही लेने की जरूरत है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, बहुत। ये आपका ओरिजिन है 0, 0, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए x की वैल्यू 0 पे 1 है, तो जब x 0 है तो y कितना है 1, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका, इसमें आप 0, 1 लिख दिया। फिर x की वैल्यू 3 है और y कितना है 0, तो x 3 है, 1 2 3, y 0 है, तो ये पॉइंट आ गया तुम्हारा 3, 0, 3, 0, करेक्ट। ये लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। थोड़ा सा मिस कर गए, है ना, मिस फायर हो गया भाई। चलो बेयर करना, इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख देंगे, क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है, इक्वेशन का नाम लिख दिया। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है जिसमें x की वैल्यू कितनी है 0 है और y की वैल्यू कितनी है 2, तो x 0 है और y कितना है 2, यानी यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितना हो गया 0, 2, और दूसरा है 2, 0, तो 2, 0 यानी ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको आप लिख दीजिए 2, 0, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं 3, 0 है ये वाला, और ये 2, 0, दोनों पॉइंट्स को मिलाइए, ठीक है। इसके ऊपर इसका नाम लिख दिया हमने, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। आई होप क्लियर होगा इतना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे कि इसका जो शेडेड पार्ट है, शेडेड रीजन है, किस साइड बनेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन या बियॉन्ड ओरिजिन। उसके लिए हमने आपको एक तरीका समझाया हुआ है, क्या है वो तरीका, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये पहला दूसरा इक्वेशन है। यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो पूरा आ गया 0, 0 इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 3, ये पहला है। बताओ ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है भाई। क्यों फॉल्स है, 0 बड़ा नहीं हो सकता ना 3 से। दूसरा, यहाँ रखोगे 0, यहाँ रखोगे 0, तो पूरा 0 आ गया, तो 0 इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स आ गया। अरे भाई दोनों फॉल्स, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 वाला कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये वाला है ना। तो ये जो ब्लू से है, ब्लू इससे हम ड्रॉ कर रहे हैं, देख लीजिए, तो ये कहाँ होगा, ओरिजिन के बाहर जाएगा, इस साइड जाएगा, हमने बता दिया ना आपको। क्यों जाएगा भाई, क्योंकि ये फॉल्स है, ठीक है, झूठ बोल रहा है भाई। चलो ये देखो बहुत बढ़िया सा बन गया, ठीक है। अब दूसरे का देखेंगे, रेड वाले का, तो रेड वाले में यानी इस वाले का, पहले वाले का, ये भी फॉल्स है, और ये इक्वेशन ये रेड वाला है ना, देख रहे हो, ये भी क्या होगा, ओरिजिन से बाहर ही जाएगा, तो ओरिजिन से बाहर भेज दो। अब देखो अगर आप दो कलर से करते हो बड़ा आसान हो जाता है एरिया निकालना कि कौन सा शेडेड रीजन कॉमन है ना। अब देखो जरा ध्यान से, जहां पर हमारा शेडेड रीजन O कॉमन होगा, कॉमन फिजिबल रीजन, जहां पर रेड लाइन भी है और ब्लू लाइन भी है, तो अगर तुम देखो ये वाला पार्ट यहां से देख रहे हो, अब इसको हम ब्लैक से कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। तो ये इससे जो ऊपर का पार्ट है वहां पर दोनों ही लाइन एक दूसरे को मिल रही है, इधर ये देख रहे हो ये, ठीक है। आई होप आप क्लियर होगा ये वाला रीजन, क्योंकि इससे जो नीचे का पार्ट है ये वाला सिर्फ रेड है, यहाँ पर सिर्फ ब्लू है, तो इसके ऊपर तो ये 3 पॉइंट्स बने, एक पॉइंट ए, एक ये बीच का पॉइंट है, और एक पॉइंट ये, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, इसके नाम दे दीजिए। इस पॉइंट को आप ए दे दीजिए नाम, ए के पॉइंट्स क्या हैं 3, 0 है। ये बी के पॉइंट्स नहीं पता भाई, ये पॉइंट इस वाले के हैं, ध्यान देना इसके, ठीक है, बी पॉइंट नहीं पता।
सी पॉइंट इसको नाम दे दीजिए और सी पॉइंट के सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,2। अब बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको। तो बी के कोऑर्डिनेट्स जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हो तब तो बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में जो ग्राफ पेपर होता है उसमें लाइन दिखता है कि कौन सी लाइन पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ नहीं पता चल रहा है, तो इन दोनों इक्वेशंस को लेके हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और दूसरा है x प्लस y इज इक्वल टू 2। आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 3y माइनस वाई तो कितना आया 2y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आ गई 1/2। y की वैल्यू आप दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें रख दीजिए। तो ये x प्लस वाई की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू 2, 1 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, 2 2 जा 4 माइनस 1 तो कितना आ गया 3/2, करेक्ट है 3/2। तो ये x की वैल्यू आ गई 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर रख देते हैं 3/2 और एक कितना आ गया y की वैल्यू 1/2। तो ये आपको b कॉर्नर भी मिल गया है। अब इन तीनों के कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। तो कैसे, यहाँ पर लिख देते हैं, टेबल बना लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, पहला एक है ए क्या है 3,0, फिर बी है, बी क्या दिया है आपको, बी दिया हुआ है कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स बी दिया हुआ है 3/2, 1/2 और सी क्या दिया हुआ है ये 0,2, ठीक है। तो यहाँ पर आप जेड लिखोगे, जेड आपको क्या दिया है ये 3x प्लस 5y और यहाँ पर लिखते हैं रिजल्ट, ठीक है। तो 3,0 3 तो जेड आ गया 3 3 जा 9, इधर देखो यहाँ से 3/2 है तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3/2 प्लस y की वैल्यू तो 5 इंटू 1/2, 3 3 जा 9/2 और 5/2 तो 9 और 5 14/2 तो कितना आ गया 7। आप यहाँ भी कैलकुलेट कर लीजिए, 9 हो गया, ये हो गया 9/2 प्लस 5/2, 2 एलसीएम आ गया 9 5 14, कितना आ गया 7, ठीक है। फिर यहाँ पर रखोगे तो 0 और बाई 5 2 जा 10 तो जेड की वैल्यू सीधा 10 आ गई, तो यहाँ कितना आ गया आपका 10 आ गया। अब आपको सभी में देखना है कि सबसे आपको यहाँ पर अब क्या देखना है मिनिमम वैल्यू देखना है, ये चीज समझिए, मिनिमम वैल्यू देखना है। तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम वैल्यू आया है वो क्या आया है ये वाला, ठीक है, क्लियर। तो आपको समझ आ गया होगा ये आपका मिनिमा है। तो मिनिमा आपका जेड कितना है दैट इज 7, कितना है 7, किस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, जब कितना है 3/2 x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। लेकिन 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 इस तरह के जो रीजन बनते हैं इनको हम बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। जो पिछला बना था वो बाउंडेड रीजन था, चारों तरफ से वो घिरा हुआ था। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस रीजन की बात करूं, ये यहाँ तो बाउंडेड है, ऊपर लाइन है नीचे लाइन है, इधर से लाइन है इधर से लाइन है। ये रीजन किस तरह का है, इस रीजन को हम बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड अनबाउंडेड कॉमन फीजिबल रीजन, कॉमन फीजिबल रीजन। बात समझ आई, दिस इज अनबाउंडेड कॉमन फीजिबल रीजन। और जब भी अनबाउंडेड कॉमन फीजिबल रीजन यानी अनबाउंडेड रीजन आता है उस केस में ये जो मिनिमम वैल्यू आपने देखा है इसके लिए आप लिखोगे कि ये मिनिमम वैल्यू श्योर नहीं है, ये मिनिमम हो भी सकता है 7 और मिनिमम नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन है, किसी और पॉइंट पे भी मिनिमम हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, ये आपने जेड लिख दिया, जेड इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर आपको एक काम करना होगा ये टेस्ट करने के लिए कि क्या ये 7 मिनिमम पॉइंट है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे कि इट इज अनबाउंडेड
region therefore 7 में z is equal to 7 में or may not be the minimum value, minimum value. ठीक है, to check this we will draw the graph of inequality. कौन सी इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करोगे? अब ध्यान से सुनना, ये आपको जब भी अनबाउंडेड का आएगा तो ये एक्स्ट्रा पार्ट करना है। इतना करके इतरा मत जाना, कुछ मत हो जाना कि बस क्वेश्चन हो गया, नहीं। अगर आता है अनबाउंडेड रीजन तो ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो आप कौन से इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करोगे? ये जो मैक्स मिनिमाइज का देख रहे हो ना, 3x + 5, तो क्या लिखोगे? 3x + 5y इज लेस देन 7। क्या लिखोगे? 3x + 5y, और ये जो मिनिमम वैल्यू आई है उसको दिखाओगे लेस देन 7। एक चीज ध्यान रखना, अगर ये मैक्सिमाइज के लिए चेक कर रहे होते, ऐसा नहीं कि मिनिमाइज आएगा तभी ये अनबाउंडेड का रीजन बनेगा, मैक्सिमाइज का केस भी हो तब भी अनबाउंडेड रीजन बन सकता है। और उस केस में अगर हमें ये चेक करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप ग्रेटर देन का साइन लगाओगे, ये चीज समझ लीजिए। अब इसका फटाफट एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, तो यहीं पर कर देते हैं बेटा, यहीं पर आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो 3x + 5y = 7 का, तो इसमें आप यहीं से एक वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए x y, दो वैल्यू देखना है। x आपने 0 रख दिया, ठीक है, तो 0 ना रखो, एक ऐसी कोई वैल्यू ले लो जिससे कि इक्वल टू, ये लेस देन है, हम इक्वल बना के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ इक्वल बना के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो x की कोई ऐसी वैल्यू ले लो जिससे डिवाइड हो जाए, किससे? 5 से, थोड़ा आसान हो जाएगा ग्राफ बनाना। तो x की वैल्यू अगर मैं 9, 7, 16, 21, 3, तो 4, ये ले लो, ऐसे ले लो, हम अप्रोक्स ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। x 0 ले लो, 0 ले लिया तो y कितना आ जाएगा? 7/5, और y 0 लोगे तो x कितना आ जाएगा? 7/3। ठीक है, 7/5 का मतलब है 5 1 जा और 5 4 जा, 1.4 के आसपास। ठीक है, और इसको अगर करोगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 2.3 के आसपास अप्रोक्स वैल्यू के हम जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये हो गया आपका 1, x पे 0, तो y कितना है? y कितना है? 1.4, तो 1.4, 1 यहाँ आ गया, 4 अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और अगर मैं 0 y की वैल्यू x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 7/3, दैट इज 2.3, तो 2.3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा आपका। तो आप देखो ये एक लाइन जा रही है। ठीक है, ठीक है, ये लाइन, अब इसमें क्या है, ये जो लाइन आपकी बनी है, देख रहे हो ये वाली लाइन, ये डॉटेड लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया है, ये तो हमने अभी बोला ये अगर बनता है, ये जो लाइन बन रही है, अगर ये लाइन इस फिजिबल रीजन के किसी भी कॉमन पॉइंट से जाती, यानी ये लाइन अगर फिजिबल रीजन से जाती तो इस लाइन का पॉइंट और इस कॉमन फिजिबल का पॉइंट कॉमन हो जाता। समझ रहे हो? अगर ये लाइन इस ग्राफ को कट करके जाती होती या कहीं इस ग्राफ से जाती, जो रीजन आपका ग्राफ आया है, जो रीजन आया है, शेडेड रीजन आया है, अगर इस शेडेड रीजन के ऊपर से लाइन जाती तब इस लाइन का पॉइंट और इस रीजन का पॉइंट कॉमन होता, और अगर ये कॉमन होता तब आपका सॉल्यूशन 7 नहीं होता। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयर इज नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, देयर इज
नो कॉमन पॉइंट विथ शेडेड रीजन। तो इसका चूंकि ये अलग से लाइन जा रही है उस फिजिबल रीजन से, कॉमन रीजन से बाहर से जा रही है लाइन, तो इस लाइन के कॉमन पॉइंट्स और इस रीजन के पॉइंट्स कॉमन हो ही नहीं सकते, और जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो यही आपका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू, देयरफॉर आपकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 ही होगी। मिनिमाइज आपका z इज इक्वल टू कितना है, 7 है। ये आप ध्यान रखिए। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट होता, यानी वो कैसे पहचानोगे कि अगर ये लाइन इस शेडेड रीजन से ऐसे चली जाती है, यहाँ से कहीं चली जाती, तो हम बोलते हैं कि ये z इज इक्वल टू 7 मिनिमम पॉइंट नहीं होगा, यानी देयर इज नो मिनिमम पॉइंट फॉर दिस प्रॉब्लम। बात समझ आ गई? आई होप क्लियर होगा, इसीलिए मैंने ये स्पेसिफिक क्वेश्चन डिस्कस किया है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए नोट करिए, एक क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में। ओके, सो देखते हैं ये अनदर क्वेश्चन 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये मैक्सिमाइज टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले वही करेंगे फर्स्ट। We will draw the graph of किसका पहला तो x इज इक्वल टू 3 का है, इसका इनइक्वलिटी हटा देंगे तो x इज इक्वल टू 3 आएगा। दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इससे आप निकाल लो x0 x और y, x0 तो y कितना आ गया 5, y0 तो x कितना आ गया 5। ठीक है, और तीसरा है आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो अगर यहाँ से करेंगे x और y, तो x0 तो y कितना 3 और y0 तो x कितना 6। आई होप क्लियर होगा इतना। ठीक है, तो ये फटाफट काम कर लिया, और अब देखिए फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं भी थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, आपको भी जल्दी समझ आ रहा होगा। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। एक्स एक्सिस एक्स नेगेटिव, बाई एक्सिस पॉइंट बना लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 है। क्या है, x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 कहाँ से जाएगा, 1 2 3 ये, तो बिल्कुल पैरेलल टू बाई एक्सिस, ये ग्राफ बनेगा पैरेलल टू बाई एक्सिस। ठीक है, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये बन गया x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ। इसको थोड़ा कितना आगे क्या बढ़ाना, ये बन गया x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ। ठीक है, x इज इक्वल टू 3। दूसरा है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x पे 0 y पे 5 और y पे 0 x पे 5, डायरेक्टली कर देते हैं। 0 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, तो एक हो गया ये 0 कॉमा 5, और x 1 2 3 4 5 यहाँ पर, तो ये भी बन गया आपका कितना 5 कॉमा 0। तो देखिए ठीक है, इसके ऊपर भी नाम लिख दीजिए। क्या नाम है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तीसरा ग्राफ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का, तो तीसरा ग्राफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x0 y3 x0 y3 1 2 3 ये है 0 3, और x पे कितना है 6 है और y पे कितना है 0 है, तो 6 यहाँ पर है, तो इसको 5 कॉमा 0 और ये हो गया 6 कॉमा 0। इन दोनों को हम मिला देंगे,
ठीक है, इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब इसके बाद फटाफट अगला स्टेप कर लेते हैं। क्या है अगला स्टेप? अगले स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों? तो we put x is equal to y is equal to 0 in equation फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीन इक्वेशन है बेटा, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन। क्लियर है? तीनों इक्वेशन में x y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो पुट कर दिया आपने, कर दीजिए फिर। ये 0 हो गया, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। पहला इक्वेशन क्या दे रहा है? 0 क्या 3 से बड़ा हो सकता है? नो, फॉल्स। क्या आया? फॉल्स। चलिए दूसरा इक्वेशन, x प्लस वाई, तो x0 y0, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ऑब्वियसली। क्यों फॉल्स है भाई? फॉल्स है क्योंकि 0 बड़ा नहीं हो सकता 5 से। तीसरा x प्लस 2y की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये भी फॉल्स आ गया। तो तीनों ही इक्वेशन क्या है? फॉल्स। तीनों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो अब आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। पहले रेड वाले का ऊपर की तरफ जाएगा, देखिए ये ऊपर की तरफ गया क्योंकि ये फॉल्स आया है। चलिए बेहतरीन, ठीक है, ये रेड वाले का ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, अब आते हैं ब्लू वाले में, तो x ये 3, ये जो 3 का है फॉल्स, ये भी फॉल्स है, यानी ओरिजिन ट्रू होता तो इधर आता ओरिजिन की साइड में, 0,0 पे फॉल्स है, बाहर जाएगा, यानी ये कैसे बनेगा? ऐसे। और हमें देखना है जहां तीनों कलर की लाइन आपस में आ रही हो वही रीजन आपका फिजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए ब्लैक वाले पे, तो ब्लैक वाला क्या करेगा? वो भी फॉल्स है, तो इसका भी जाएगा ऊपर ऐसे। ठीक है, क्लियर? तो रगाई पुताई हो गई। अब आप देखिए कि कौन सा कॉमन फिजिबल रीजन है, यानी कौन सा वो रीजन है जहां तीनों ही लाइन का शेडेड रीजन बन रहा है। तो देखिए यहां पर इस वाले रीजन में ब्लू भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है। यहाँ पर सिर्फ दो रीजन है, यहाँ पर रेड है, ब्लैक है, यहाँ पर सिर्फ ब्लैक है, यहाँ पर सिर्फ ब्लू है। तो यानी जो आपका कॉमन फिजिबल रीजन बनेगा, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ। ये लाइन देख रहे हो सब बच्चों, ये लाइन यहाँ तक, फिर इससे आप जाओगे इधर ये, और इससे फिर आप जाओगे इधर, ये देख रहे हो, ये इसको थोड़ा सा हमने डार्क कर दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये वाला रीजन भी नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या है, ये वाली लाइन ब्लू और रेड। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, इसको आप ए नाम दे दीजिए। ठीक है, ए नाम दे दिया। इस पॉइंट का आप, सॉरी ये पॉइंट, हाँ एक पॉइंट ये वाला भी आ गया। इस पॉइंट को आप अब इनको हटा दीजिए क्योंकि ये है नहीं, तो इस रीजन का रखने का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट आपका बी हो गया। एक पॉइंट आपका ये वाला बनेगा, इस पॉइंट का आप नाम दे दीजिए क्या? सी। सी। तो ये 3 पॉइंट बन गए, और ये जो रीजन है आपका ऊपर जा रहा है, इनको सबको आप रब कर सकते हो, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप पहचान लिए तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, रीजन भी समझ आएगा। ठीक है, इनसे कोई मतलब है नहीं, आपको मतलब है इस पॉइंट से, ए से, ये ए है, ए है, ठीक है, बी है और ये सी है। ठीक है, इन पॉइंट से मतलब है आपको। तो इसका ए का रीजन तो आपको क्या दिया है? 6,0, कितना? 6,0। और ये रीजन कैसा है? अनबाउंडेड टाइप। तो जरूरी नहीं, मैंने बताया था ना कि ऐसा नहीं कि मिनिमाइज में ही अनबाउंडेड बनेगा, मैक्सिमाइज का केस है। किसका केस है? मैक्सिमाइज का। और फिर भी क्या बना है? अनबाउंडेड रीजन। तो ये अनबाउंडेड रीजन बना है आपका,
अनबाउंडेड रीजन बना है, कॉमन फिजिबल रीजन। अब आपको इनके कॉर्नर पॉइंट चाहिए, तो बेटा ये बी का कॉर्नर पॉइंट चाहिए, सी का कॉर्नर पॉइंट चाहिए। तो आप देखोगे कि ये सी का एक लाइन तो x इज इक्वल टू 3 है, एक इक्वेशन, और जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका दूसरा इक्वेशन है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अगर ये x की वैल्यू तो पता ही है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है, y की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर रख दीजिए। तो x की वैल्यू आपको पता है कितना 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू कितना 3 उधर गया तो 2 आ गया, तो y कितना आ गया 2। देखिए इन दोनों इक्वेशन से आपने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आपको पहले से पता थी इस इक्वेशन की, आपने इसमें रख दिया, यही दो इक्वेशन तो आपस में कट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू आ गई। अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एक इक्वेशन है कौन सा, x प्लस 2y इक्वल टू 6, और एक ये रेड वाले का x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x से x हो गया कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा y माइनस 2y, तो दैट इज माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। y की वैल्यू जो है आप पहले में रख दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y उधर जाएगा 1 तो 4, तो कितना आ गया 4,1। तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया आपका 4,1। चलिए कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स, तो पहला दिया है ए क्या दिया है 6,0, बी क्या दिया है 4,1 और सी क्या दिया है 3,2, जेड माइनस एक्स प्लस 2y, तो 6 कितना आ जाएगा जेड आपका माइनस 6 प्लस 2y, तो यहाँ तो माइनस 6 आ गया 4, और तो यहाँ जेड कितना आ गया आपका 4 और प्लस माइनस 4 प्लस 2, तो कितना आ गया माइनस 2, और यहाँ पर जेड कितना माइनस 3 और प्लस 2 2 जा 4, तो वैल्यू आ गई 1। तो वैल्यू आई, यहाँ पर रिजल्ट क्या देखते हैं हम, रिजल्ट आपका आया माइनस 6 माइनस 2 1। आपको तो चाहिए था क्या मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है ये है 1, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो जेड आया है मैक्सिमाइज जेड जो हुआ है कितना हुआ है 1, बट ये जो जेड इज इक्वल टू 1 है ये सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसा क्यों, क्योंकि ये रीजन है अनबाउंडेड का। तो अनबाउंडेड के रीजन में हम वो एक चेक करते हैं, बताया था आपको। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि इट इज अनबाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन, therefore it z is equal to 1 may or may not be the solution may or may not be the maximum value, maximum value z, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पर ग्राफ क्या है जेड क्या है माइनस एक्स प्लस 2y, तो हम क्या करेंगे विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इसका माइनस एक्स प्लस 2y, और यहाँ पर मैक्सिमम कितना आया है 1, तो यहाँ पर आप क्या लोगे ग्रेटर देन 1, वैल्यू निकाल लो यहाँ पर x बाई कितना हो जाएगा x 0, तो y उधर जाएगा 1/2, y 0, तो x कितना आएगा -1। चलिए फटाफट ड्रॉ कर देते हैं। ये बेटा आपका 0 पे 0.5, 0 पे 0.5 मतलब ये यहाँ पर है, ठीक है।
और x की वैल्यू -1 है, चलो -1 यहाँ ले लेते हैं और y 0 है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ आपका यहाँ से जा रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि इस लाइन का, समझ रहे हो, ये जो लाइन जा रही है और ये जो कॉमन फिजिबल रीजन है, इनके कई पॉइंट्स कॉमन होंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, इट हैज कॉमन पॉइंट्स विद द लाइन हैज कॉमन पॉइंट्स with feasible region, therefore z is equal to 1 is not maxima value, right? so इसके लिए there is, लिख देंगे there is no maximum value for the problem। बात समझ आई? आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, ये 5 नंबर ऐसे नहीं मिलता। अगर आप सिर्फ एक ग्राफ ड्रॉ करके चले आओगे तो 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो मेरी पूरी बात समझो, क्वेश्चन तरीके से करो तब 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। ऐसे करके चले आओगे 2-3 नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। तो आप प्रॉपरली क्वेश्चन को समझो। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ये 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है, 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप 5 नंबर लाओगे इस चैप्टर से। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।